नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 12 करेंगे। बैलेंस शीट इक्वेशन है आपका चैप्टर, इसका पार्ट 2 हम यहाँ पर फ्रेंड्स कवर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे बैलेंस शीट इक्वेशन का, ताकि जो पिछले लेक्चर में हमने कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बातें की थी, कॉन्सेप्चुअल बातें की थी, वो आपको क्लियर हो जाए। क्लास शुरू हो उससे पहले पूछता हूँ, पिछले क्लास में क्वेश्चन है, क्रेडिटर एसेट होते हैं लाइबिलिटी, डेटर एसेट होते हैं लाइबिलिटी। आप आंसर करके जो है कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस शीट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी के होता है। फिर बाद में हमने देखा था कि टोटल लाइबिलिटी को दो पार्ट में इन्होंने तोड़ा हुआ है। एक तो आउटसाइडर की लाइबिलिटी होती है जिसे सिर्फ लाइबिलिटी कह देते हैं, और एक जो मालिक होता है उसके द्वारा जो लाइबिलिटी यानी जो कैपिटल दी जाती है उसको कह देते हैं। तो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हमारा ये इक्वेशन बना था। ये हमेशा इक्वल होता है, डुअल एस्पेक्ट होता है। बहुत सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में करी हुई हैं। तो इट इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच शोज दैट एसेट ऑफ अ फर्म आर इक्वल टू सम ऑफ ऑल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर। तो बैलेंस शीट इक्वेशन जो होता है वो क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एसेट होता है वो हमेशा बराबर होता है किसके, लाइबिलिटी और पूंजी को जोड़ दो इक्वल टू एसेट के हमेशा बराबर होता है, ठीक है। एसेट के और प्लस एसेट इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करता है, ओनर द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है। प्रायर टू अंडरस्टैंडिंग एंड अकाउंटिंग इक्वेशन इट इज एसेंशियल टू नो बैलेंस शीट। थोड़ा सा बैलेंस शीट समझ लेते हैं, तब हम जो है अगर बैलेंस शीट इक्वेशन को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैलेंस शीट समझ में आनी चाहिए। तो बैलेंस शीट टी फॉर्म में होती है। कैसी होती है, टी के शेप में। टी का मतलब ये ऐसा, इधर में आपकी लाइबिलिटी हो जाती है, इधर साइड में आपका एसेट हो जाता है। इसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स बैलेंस शीट का, तो थोड़ा चीज़ें और क्लियर होंगी। ये एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट दी हुई है। ध्यान रखें, हमेशा राइट साइड में जो है आपका एसेट होता है, इधर एसेट होता है, इधर लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होती है। ओके, अब देखो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी में कैपिटल कितनी है, 60,000 रुपीज की। लाइबिलिटीज यहाँ से शुरू है, ये दो लाइबिलिटी है इसकी। लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है। क्यों, क्रेडिटर बोझ होता है, हमने किसी से उधार लिया हुआ सामान, हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे। क्रेडिटर बोझ है, लाइबिलिटी है हमारी। तो ये हो गया, बैंक से लोन लिया हो, ओवरड्राफ्ट लिया हो 50,000 का, चुकाना पड़ेगा, तो ये भी बोझ है, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है। ये दोनों मिलाकर के 40,000 रुपीज हैं। तो कुल मिलाकर के इस ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल प्लस लाइबिलिटी कितनी है, 1,00,000 रुपए। 60 प्लस 40 1,00,000 रुपीज। एसेट साइड में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर ये सारी चीजें एसेट का पार्ट है और सब मिलाकर के 1,00,000 रुपीज हैं। अलग अलग नहीं दिया हुआ है, अलग अलग भी दे सकते थे। कुल मिलाकर आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं यहाँ पर। तो देखो, कैश एंड बैंक एसेट होता है, डेटर हमारे एसेट होते हैं, यानी हमने किसी को उधार पे दिया, पैसे मिलने वाले हैं, डेटर हो गया। स्टॉक इन ट्रेड, जो पैसा हमारे पास मतलब स्टॉक में जो सामान पड़ा हुआ है जिसको हम खरीद बेच रहे हैं वो हमारा एसेट है। फर्नीचर हमारा एसेट है, मशीनरी हमारी एसेट है। इसीलिए जब मैंने ये क्लास पढ़ाने से पहले, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले मैंने एसेट लाइबिलिटी, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर डेटर, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई है। मेरा उद्देश्य यही था कि जब आप यहां पर आए तो अब क्या होगा, अब आप यहां ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि सर एसेट में कैश क्यों रख दिया, क्योंकि मैं ये बता चुका हूं कि एसेट कोई भी चीज जो आपको भविष्य में कमा करके देगी, कोई भी चीज जिसकी ओनरशिप कंपनी के पास में हो, या कोई भी चीज जो ये बताए कि जो फंड आया हो उसका उपयोग कैसे किया गया है, उसे हम एसेट कहते हैं। ये परिभाषा हम देख चुके हैं। उसके हिसाब से ये सारे के सारे एसेट हैं, ये आपकी कैपिटल और ये सारी की सारी आपकी लाइबिलिटीज हो जाती हैं। हमने और भी बहुत सारे उदाहरण देखे, यहाँ तो काफी कम दिया हुआ है, तो ये भी 1,00,000 रुपीज के हैं। तो फंडा यही कहता है कि टोटल एसेट हमेशा टोटल लाइबिलिटी के बराबर होता है, तो ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होंगे। बैलेंस शीट की यही खासियत होती है, तो बैलेंस शीट इक्वेशन की यही बराबर खासियत होती है कि टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी के बराबर होते हैं। एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब बैलेंस शीट में एसेट जो है रिकॉर्ड किए गए हैं राइट हैंड साइड पर। एसेट हमने राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है, इसे ये राइट हैंड साइड हो गया, वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल और लाइबिलिटी को हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमने कैपिटल और लाइबिलिटी को लेफ्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड किया हुआ है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय, टोटल ऑफ द बोथ साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल। हमेशा दोनों साइडें हमेशा बराबर हों। किसी भी समय पर आप चेक करेंगे तो एसेट लाइबिलिटी के बराबर होगा। लाइबिलिटी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हमेशा एसेट के बराबर होगा, बिकॉज द एसेट्स ऑफ बिजनेस आर परचेज्ड आइदर फ्रॉम द फंड्स। देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो एसेट होते हैं आपके पास में बिजनेस में, वो खरीदे जाते हैं
किससे? या तो वो फंड अवेलेबल हुआ होगा कैपिटल के रूप में जो मालिक ने दिया होगा, प्रोपराइटर ने दिया होगा, या फिर जो फंड किसी बाहरी एक्सटर्नल पार्टी आउटसाइडर ने प्रोवाइड किया होगा, तभी तुम्हारे पास एसेट आया होगा। जैसे मैं ये कहूं कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो भाई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं तो पहले मेरे पास पूंजी होनी चाहिए। सोचो कि मेरे पास 1,00,000 रुपए की पूंजी आई, अब इसी 1,00,000 रुपीज से ही मैं एसेट खरीदूंगा। जो भी दुकान की फर्निशिंग करवानी है, टीवी खरीदनी है, फर्नीचर लगाना है, मशीनरी खरीदनी है, जो भी करना है मैं इसी 1,00,000 रुपए से करूंगा। कहीं और से रुपए गिरने वाले नहीं हैं। यदि गिर भी गए, फॉर एग्जाम्पल यदि गिर भी गए, मान लीजिए कि हमने बाहरी आदमी से 50,000 और रुपीज ले लिया, मान लो ये आउटसाइडर की लाइबिलिटी है, ये हमारी कैपिटल थी, तो अब मेरा टोटल लाइबिलिटी 1,50,000 रुपए की हो जाती है। जैसे ही बाहर से कहीं से रुपए गिरे तो वो भी तो मेरे लाइबिलिटी साइड में जुड़ जाएंगे जा करके। तो अगेन जो कुछ भी खरीदारी करोगे इसी 1.5 लाख रुपीज से ही करोगे, तो अगेन टोटल एसेट हमेशा टोटल लाइबिलिटी के बराबर ही होगा। समझो बात को। जैसे तुम्हारे पास में, तुम्हारी जेब में सोचो कि 10,000 रुपए हैं भाई, ठीक है, तुम्हारी जेब में 10,000 रुपए हैं, मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दे दिए, तुम हिमाचल गए घूमने। तो अगर तुम्हारी जेब में भाई 10,000 रुपए हैं, तो क्या तुम वहां 12,000 रुपए का खर्चा कर लोगे? आपको इमेजिन करना है कि और कहीं से कोई पैसा नहीं, ना मेरे पास फोन है, ना गूगल पे है, ना किसी से उधार मांग सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता, मेरी जेब में सिर्फ 10,000 रुपए हैं और इसी में काम चलाना है। तो अब बताओ कि क्या 10,000 रुपए के अलावा तुम कहीं से कुछ खर्चा कर लोगे? नहीं भाई। जब मेरी जेब में ही 10,000 रुपए हैं तो मैं टोटल खर्चा भी 10,000 रुपए ही करूंगा। इसका मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि अगर मेरे पास अगर लाइबिलिटी 10,000 रुपए की है तो एसेट भी 10,000 रुपए के ही बन सकते हैं, उससे ज्यादा के नहीं बन सकते। अब अगर तुम बहुत होशियार निकले, तुमने वहां किसी से 2,000 रुपए उधार मांग लिया, तो भाई अगर 2,000 रुपए उधार मांगे हैं तो तुमने अपनी लाइबिलिटी बढ़ाई, अब तुम्हारी लाइबिलिटी 12,000 रुपए की हो गई। अब तुम 2,000 रुपए और खर्चा करो तो तुमने अब 12,000 रुपए खर्चा किए। देखो पहले मेरे पास कितना था, 10,000 रुपीज, तो खर्चा कितना किया मैंने, 10,000 रुपए। अब मैंने जब किसी से 2,000 रुपए वहां मांग लिए, उधार ले लिया भाई हिमाचल में कि चल उधार दे दे, तो अगर तुमने 2,000 रुपए उधार मांगे, इसका मतलब तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ गई, 10,000 से 12,000 हो गई, 10,000 से 12,000, और बदले में तुम्हारा एसेट यानी तुम्हारा खर्चा भी 10,000 रुपए 2,000 रुपए बढ़ गया। यही इसका फंडा होता है कि कभी भी एसेट और लाइबिलिटी अलग अलग हो ही नहीं सकते, दोनों सेम ही होंगे। क्योंकि वही जो जब जेब में कुल साहब 10,000 रुपए हैं, तो वो ना तो 12,000 होंगे ना वो 9,000 होंगे, 10,000 ही रहेगा। बिजनेस का फंडा यही होता है। नहीं तो ऐसे अगर 10,000 रुपए हैं, तुम सोचो तुम्हारे मन में आया कि सर ऐसा है ना, वो आया मालिक आया 1,000 रुपए लेकर भाग गया, मेरा 10,000 रुपए थे, 1,000 लेकर भाग गया। भाई लेकर भाग गया, अच्छी बात की उसने, लेकिन इसी 1,000 को पर्सनल यूज के लिए अगर उसने निकाला, जिसे ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग सीधे सीधे कैपिटल को घटा देती है। अब बिजनेस ये मानेगा कि कैपिटल ही 9,000 रुपए है। तो किसी भी कीमत पर जो है याद रखिए, कैपिटल और लाइबिलिटी, सॉरी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी और इक्वल टू एसेट के होता ही है। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, या सिंपल टर्म में एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी के ही होता है, हमेशा हमेशा का नियम यही रहा है। द अबव बैलेंस शीट डिस्क्लोजेज दैट देयर आर टोटल एसेट वर्थ 1,00,000। जो ऊपर हमने बैलेंस शीट देखी है, यहां पर टोटल हमारे पास एसेट कितने रुपए के हैं, 1,00,000 रुपीज के हैं। आउट ऑफ विच एसेट वर्थ 60,000 हैज बीन परचेज फ्रॉम द कैपिटल, जिसमें से इस 1,00,000 रुपए में से 60,000 रुपए के 60,000 के जो हमने एसेट परचेज किए हैं वो कैपिटल से किए हैं। कैपिटल मतलब जो ओनर ने पैसा दिया है उससे किया हुआ है, और बाकी 40,000 रुपीज हमने जो आउटसाइडर की लाइबिलिटी, आउटसाइडर लोगों से पैसे लिए हैं उससे परचेजिंग किया हुआ है एसेट को, यही यहां पर बताया गया है। आउट ऑफ विच एसेट वर्थ 60,000 हैज बीन परचेज फ्रॉम द कैपिटल, जो कि प्रोवाइड की गई है प्रोपराइटर द्वारा, एंड रिमेनिंग 40,000 वर्थ ऑफ एसेट हैज बीन परचेज बाय द फंड्स प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल पार्टी, बाहरी पार्टी, आउटसाइड पार्टी के द्वारा दिया गया है। तो अगर इसको हम इक्वेशन में लिखना चाहें तो हमने क्या कहा था, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के होता है। तो हमारा एसेट कितने का है, 1,00,000 रुपीज का, लाइबिलिटी हमारी कितने की है, 40,000 की, और पूंजी कितनी, कैपिटल कितने की है, 60,000। तो अगर आप जोड़ेंगे तो ये भी 1,00,000 रुपीज है, ये तो है ही, 1,00,000 बराबर 1,00,000 के हो गया। क्लियर हो जाती बात। तो देखो हमने यहाँ पर क्या समझा, हमने यहाँ पर समझा कि ये बैलेंस शीट इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है जो कि ये बताता है कि फर्म का जो टोटल एसेट है वो हमेशा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होता है। कैपिटल कौन अरेंज करता है, ओनर अरेंज करता है। लाइबिलिटी हम बाहरी लोगों से जो पैसा, जैसे क्रेडिटर ले लिया, किसी से उधार ले आए, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट समझेंगे, बैलेंस शीट इक्वेशन को समझने से पहले बैलेंस शीट समझेंगे। बैलेंस शीट टी फॉर्म में होती है, जिसमें एसेट को राइट साइड में और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी को लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर
किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी ये दोनों टोटल हमेशा बराबर होते हैं। किसी भी समय आप चेक कर लीजिए, 3 बजे चेक कर लीजिए, 5 बजे चेक कर लीजिए, 8 बजे चेक कर लीजिए, 8:03 पर चेक कर लीजिए, हमेशा ये इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल में हमने देखा पूंजी 60,000 रुपए की, 60,000 की पूंजी लगाई है उसने। लायबिलिटी के तौर पर उसने क्रेडिटर से और बैंक ओवरड्राफ्ट ले रखा है 40,000 रुपीज का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 1 लाख रुपीज की लायबिलिटी सर पे बोझ है, ये लौटाने पड़ेंगे सर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास एसेट क्रिएट हुए, मतलब इसी 60 + 40 1 लाख में से कैश और बैंक हमारे, मान लो कैश 20,000 का कैश है, 1,000 रुपये बैंक में है। डेटर हमने दे रखा है किसी को। डेटर कौन होता है? जिसको हमने उधार दे रखा होता है, तो हमें वो पैसा देने वाला है, तो डेटर हमारा एसेट होता है, क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी होती है। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब मिलाकर के 1 लाख रुपीज के हमने एसेट खरीदे। 1 लाख की लायबिलिटी है, तो 1 लाख रुपए के ही फर्नीचर खरीदे, 1,10,000 या 1,01,000 का नहीं खरीदा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो जाती बात। तो यही बताया हुआ कि भाई जो 1 लाख रुपए के एसेट तुमने खरीदे, वो खरीदे कहाँ से होंगे? वो या तो तुम्हें कैपिटल के तौर पर मालिक ने दिए होंगे, या तो तुमने बाहरी लोगों से उधार लिया होगा। यही सब मिला करके ही तुम इतना 1 लाख रुपए का एसेट बना पाए होगे। इक्वेशन के तौर पर एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। एसेट हमारा 1 लाख का है, लायबिलिटी हमारी 40,000 की है और कैपिटल हमारी 60,000 रुपए की है। अब यहाँ से असली एग्जाम्पल शुरू होगा। इस एग्जाम्पल को समझेंगे अच्छे से तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। सपोज मिस्टर आर स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस। मतलब मिस्टर आर ने एक बिजनेस शुरू किया और उसमें कुछ ट्रांजेक्शन हुई। पहला, ही कमेंस्ड हिज बिजनेस विथ 20,000 एज कैपिटल। तो 20,000 रुपए की पूंजी लगा करके उसने अपना बिजनेस शुरू किया। तो देखो जैसे ही ये चीज आए हमारे सामने, तो ध्यान दो, हमारा क्या था? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो चलो 20,000 रुपए की कैपिटल लगाई, तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ 20,000 होगा। अब यहाँ 20,000 होगा, तो अब तुम्हें ये भी पता है कि और कोई लायबिलिटी है नहीं। तो अगर मैं ए इक्वल टू लिखूँ 0 + 20,000, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी ए इक्वल टू 20,000। तो अगर लायबिलिटी हमारी 20,000 रुपए की बन रही, तो एसेट भी 20,000 रुपए का बनेगा। ये बात तय है, दिमाग से लगाओ। मतलब मेरा कहने वाला दिमाग लगाओगे कि अगर मेरी लायबिलिटी 20,000 की है, तो एसेट भी 20,000 रुपए का होगा। पर एसेट के तौर पर है क्या हमारे पास? भाई देखो, एसेट के तौर पर दिमाग लगाओगे तो 20,000 रुपए से उसने बिजनेस शुरू किया है, इसका मतलब 20,000 रुपए कैश हमारे पास आया होगा। क्या आया होगा? कैश। हमारे पास 20,000 रुपए का कैश आया होगा और साथ ही साथ में पूंजी भी आई होगी, कैपिटल भी आया होगा। तो अगर हम इसको यहां पर रिप्रेजेंटेशन में देखें, ये देखिए आपके सामने, क्या करिए? बैलेंस शीट इक्वेशन बनाने के लिए इधर लायबिलिटी लिख लीजिए, इधर में एसेट लिख लीजिए। लायबिलिटी में हमारे पास कैपिटल आ गई, जो आर ने पूंजी लगाई 20,000, और एसेट में हमारे पास कैश आ गया 20,000 का। और इससे टोटल करेंगे तो देखो लायबिलिटी भी 20,000 की है और एसेट भी 20,000 रुपए का है। ऐसे ये बैलेंस शीट इक्वेशन चलता है। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ सेंस था हमारा, सॉरी, जो हमारा समझने का जो यहाँ प्रयत्न होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि भाई किस किस चीज पर प्रभाव पड़ रहा है, कोई ट्रांजेक्शन का प्रभाव कहां पड़ रहा है। 20,000 रुपए की कैपिटल आई, अगर पूंजी लगी, तो दो चीजें प्रभावित हो रही हैं। पहला, बिजनेस में 20,000 रुपए का एसेट आ रहा है, 20,000 रुपए का कैश आ रहा है, कैश आपका एसेट होता है, और 20,000 रुपए का आपकी लायबिलिटी बन रही है, जिसे हम कैपिटल कह देते हैं, उसका नाम दे देते हैं, अदरवाइज ये भी एक लायबिलिटी है, कैपिटल। ठीक है, क्लियर हो गया? पहला स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप देखिए, मैं इसमें जो राम कहानी लिखी उसको नहीं समझा रहा हूं, आप समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस ने परचेज किया एक मशीनरी 1,000 रुपए की। अब सोचो, दो चीजें प्रभावित होंगी, हर एक ट्रांजैक्शन के डुअल इफेक्ट होते हैं, इसलिए दो चीजें प्रभावित होंगी। तो देखो, हमने एक तो मशीनरी खरीदी, तो भाई मशीनरी क्या है, लायबिलिटी है कि एसेट है? तो एसेट है। इसका मतलब हमारा मशीनरी 1,000 रुपए की आई, तो 1,000 रुपए का एक एसेट क्रिएट हुआ। इसका मतलब, अगर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अगर ऐसे दिमाग लगाएंगे, एसेट अगर इधर 1,000 बढ़ा या घटा, तो बदले में इधर उधर कहीं ना कहीं कोई फर्क पड़ेगा, जिससे कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन अपने आप को बैलेंस कर ले। तो अब यहां सोचिए, जरा सा सोचना क्या है कि दूसरी क्या चीज प्रभावित होगी। मशीनरी 1,000 रुपए की खरीदी है, इसका मतलब 1,000 रुपए नगद गया होगा। ध्यान दीजिए, 1,000 की मशीनरी आई है, इसका मतलब इसी 20,000 रुपए में से हमने 1,000 रुपए नगद दे दिया होगा भाई, तभी तो मशीनरी खरीदी। कोई दादा कहने पर थोड़ी नाम को मशीनरी दे देगा। ठीक है, तो 1,000 रुपए मेरा कैश गया, इसका मतलब मेरे पास कैश अब बचा 19,000 रुपए मात्र का, और मेरे पास एक नया एसेट क्रिएट हो गया। यहां पर मैं लिख सकता हूं मशीनरी का, और उसकी वैल्यू कितनी है? 1,000 रुपए की। कितनी की? 1,000 रुपए की। तो अगर मैं टोटल करूं तो अब भी ये कितना हो रहा है? 20,000 रुपए का। देखो यहां लायबिलिटी कितने की है? 20,000 की, और एसेट कितने का है? 20,000 का। इक्वेशन बदल गई, लेकिन टोटल अभी भी बराबर है। क्या बात मेरी समझ में आई आपको? तो देखो, मशीनरी खरीदी है उसने
यही चीज यहाँ लिखी हुई है। बंदा मशीनरी खरीद रहा है तो दो चीजें प्रभावित होंगी, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछेगा कि अगर मशीनरी जो है खरीदी जाती है कैश बेसिस पर तो कौन सी दो चीजें प्रभावित होंगी। पहला एसेट बढ़ेगा, दूसरा कैश घटेगा, कैश बढ़ेगा लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी घटेगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। तो आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि अगर उसने मशीनरी 1000 रुपए की खरीदी तो भाई 1000 रुपए की एक नया एसेट क्रिएट हुआ मशीनरी के नाम का 1000 रुपए का, ये तो चलो ठीक है। साथ ही साथ में हमारा कैश घटा, 20,000 में से 1000 रुपए कैश घटा 19,000 रुपए। अब यहां से एक और चीज समझ में आती है कि जरूरी नहीं है कि अगर इधर प्रभाव हो तो उसका प्रभाव इधर जरूर से जरूर हो। ये बात भी समझ में आ रही होगी कि हमें लगा था कि 1000 रुपए इधर घट बढ़ रहा है तो 1000 रुपए इधर घटना बढ़ना चाहिए, नहीं, ये इधर भी एडजस्ट हो सकता है, ये भी बात पॉसिबल होती है। तो क्या मेरी बात समझ में आई आपको? कैश घट के 19,000 रह गया, मशीनरी बढ़ करके 1000 रुपए बढ़ गई, तो हमारे पास दो एसेट हो गए, कैश और मशीनरी। अब इसीलिए जब मैं आपको पढ़ाने से पहले मैंने समझाया था कि किस चीज को एसेट में लेना है, किस चीज को लायबिलिटी में लेना है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप उस बात का क्वेश्चन आंसर ढूंढ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यानी अगली ट्रांजेक्शन जो हुई, द बिजनेस परचेजेस गुड्स फॉर 2000 फॉर कैश। बिजनेस ने क्या किया, गुड्स खरीदे हैं 2000 रुपए के नगद में, तो कैश गया कितना, क्लियर हो रहा है ना भाई। देखो एक तो नगदी चली गई मेरी, लिख रहा है ना 2000 कैश चले गए, और दूसरा मुझे गुड्स मिले। सर गुड्स क्या एसेट है कि लायबिलिटी है? जो सामान है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, गुड्स है, वो एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट को बेच करके हम, गुड्स को बेच करके हम पैसा कमा सकते हैं, भविष्य में कमाई के जरिया है, इसलिए ये एसेट है। तो इसका मतलब ये हुआ हम यहाँ पर गुड्स लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, गुड्स। एक नया आइटम बनेगा गुड्स, कितने रुपए का बनेगा, 2000 रुपए के गुड्स हमारे पास आ गए, और बदले में हमारे पास जो कैश था वो घट करके अब 17,000 रुपए रह गया। मशीनरी वैसे ही 1000 की 1000 रह गई। अगेन लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं है, एसेट साइड में फिर से प्रभाव पड़ा, 17 के, 1 के और 2 के मिला करके 20 के। अभी भी हमारा एसेट इक्वल टू लायबिलिटी चल रहा है, चेंजेज ये आ गए। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। देखिए लायबिलिटी में 20,000 कैपिटल वैसे ही चला हुआ है, कैश 2000 घट गया। सर क्यों घट गया? क्योंकि कैश पर हमने गुड्स खरीदे थे, तो 2000 कैश घट के 17,000 रह गया, मशीनरी वैसे की वैसे ही रह गई, और नया एसेट क्रिएट हो गया। देखो पहले कैश एसेट बना था, फिर मशीनरी एसेट बना, और फिर एक नया एसेट गुड्स बना है 2000 रुपए का, तो एक नया एसेट क्रिएट हो गया, और सब मिला करके जोड़ोगे तो 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज यहाँ है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी अभी भी रह रहा है। अब अगला देखते हैं ट्रांजेक्शन। अगला ट्रांजेक्शन ये कहता है बिजनेस परचेजेज गुड्स फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट। अब क्या हुआ, बिजनेस ने गुड्स इस बार भी खरीदा, पिछली बार भी गुड्स खरीदा था, लेकिन पिछली बार कैश पे खरीदा था, नगदी पे। इस बार उधारी पे खरीद लिया। तो देखो दो चीजें कौन कौन सी प्रभावित होंगी। अगर कैश लिखा होता तो हमारा कैश प्रभावित होता, लेकिन कैश नहीं लिखा है, कैश पर हम नहीं खरीद रहे हैं, हम उधारी पर ले रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पर ले रहे हैं। तो एक क्रेडिटर क्रिएट होगा। कौन? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है फ्रेंड? क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, हमारे सर का बोझ होता है, मतलब यहां प्रभाव आएगा। एक हमारा क्रेडिटर क्रिएट हुआ कितने का, 5,000 रुपए का, यानी एक लायबिलिटी हमने अपने सर पे क्रिएट कर दी, कितने की, 5,000 रुपए की। दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा? सर दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो पहले से 2000 के गुड्स थे, अब 5,000 के और खरीद डाले, 2000 के नगद और 5,000 के उधार कुल मिलाकर के अब हमारे पास 7,000 के गुड्स हो गए। अब अगर जोड़ोगे तो ये 25,000 हो जाएगा। आप इसे भी जोड़िए, ये भी 25,000 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो हमें ये पता चला कि इस बिजनेस, इस ट्रांजेक्शन का क्या प्रभाव पड़ा। इस ट्रांजेक्शन का प्रभाव पड़ा, देखो बैलेंस शीट इक्वेशन में चैप्टर नंबर 12 पढ़ा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे सर कि जो है पहले चैप्टर नंबर 2 और 3 पढ़ना चाहिए। सर 2 पढ़ा दिया है, 3 में जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री पढ़ाने से पहले चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा रहा हूं। जब मैं आपको जर्नल एंट्री पढ़ाऊंगा तो मैं कह दूंगा कि इस चैप्टर को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये एकदम बुनियादी बात कर रहा है। अकाउंट चलता कैसे, शुरू कैसे, वो सोचना कैसे है, वो बुनियादी बातें फ्रेंड्स यही आपको पता चलेगी। तो पहले बुनियाद जो है मजबूत कर रहा हूं, इसलिए चैप्टर नंबर 12 पहले करवा रहा हूं आपको। ओके, मन में आपके भले ही भ्रम हो, लेकिन लक्ष्य अच्छा ही रखा है मैंने, ठीक है। तो क्या क्लियर हुई मेरी बात? बिजनेस ने क्या किया, गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर। देखो यहां इसमें और इस ट्रांजेक्शन में क्या फर्क आया, ये चीज देखो। यहां पर भी बिजनेस ने गुड्स खरीदे हैं, खरीदे तो गुड्स ही हैं। इसका मतलब एक एसेट हमारा गुड्स क्रिएट हुआ, कितने, 2,000 रुपए कैश पर खरीदा है, यानी गुड्स हमारा 2,000 रुपए का गुड्स बना, लेकिन कैश 2,000 रुपए चला गया था। तो ये इक्वेशन ऐसे एडजस्ट हुई।
अब यहाँ कैश ना होकर के क्रेडिट हो गया, हमने क्रेडिट पर खरीद लिया, उधारी पर खरीद लिया। अगर उधारी पर खरीदा है तो 2000 का क्रेडिटर क्रिएट होगा। यहाँ पर हम क्रेडिटर बनाएंगे, क्रेडिटर कितने का, 2000 रुपए का क्रेडिटर बनाएंगे। और बदले में अब कैश नहीं प्रभावित होगा यहाँ, बल्कि अब हमारा गुड्स 2000 का बनेगा, बदले में 2000 का क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा हमारा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हुआ है फ्रेंड, देखिए ये ठीक है। आर की पूंजी 20,000 वही थी, एक क्रेडिटर हमारा 5,000 रुपए का खड़ा हो गया यहाँ पर। टोटल लाइबिलिटी 25,000 पहुंच गई। कैश जो है हमारा 17,000, ठीक है 17,000 था ही, है ना, देखो यहाँ ये 17,000 हमारा कैश था ही, ठीक है 17,000 वही है। मशीनरी 1,000 रुपए की थी, वो 1,000 में रही, कोई प्रभाव नहीं। लेकिन हमारा गुड्स 5,000 रुपए से बढ़ गया, तो गुड्स हमारा 2,000 प्लस 5,000 अब 7,000 का गुड्स हो गया। तो कुल मिलाकर के 25,000 का एसेट और 25,000 रुपए की लाइबिलिटी हमारे पास हो गई। ठीक है, तो चलो ये भी सरल ट्रांजेक्शन थी, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। अगली ट्रांजेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं तो नई चीज़ है बस, और कोई डिफिकल्टी नहीं है। हमें एक बार तो कोई नई चीज़ समझनी पड़ेगी ना भाई। कार जैसे साइकिल चलानी आपने बचपन में सीखी होगी तो डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था? क्योंकि पहले कभी कुछ चलाया ही नहीं भाई, तो साइकिल चलाने के लिए सीखना पड़ेगा। एक बार साइकिल चला ली तो मोटरसाइकिल, कार सब उसी क्रम में चले आए कि कुछ नया नहीं सीखने जा रहे, हल्का सा डिफरेंट होगा, चलना वही है। तो अगर आप नए हैं एकदम अकाउंट में तो ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। देखते हैं कैसे। बिजनेस सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 5,000, द कॉस्ट ऑफ गुड इज 3,000। बिजनेस ने क्या किया है, गुड्स को बेचा है लेकिन उधारी पर बेचा है। तो अगर हम किसी को उधार देते हैं तो क्या क्रिएट होता है, डेटर। देखिए अगर हम किसी को उधार देते हैं तो वो डेटर होता है। तो देखो बिजनेस ने गुड्स को बेचा है लेकिन क्रेडिट पर बेचा है, खरीदा है। अगर खरीदोगे क्रेडिट पर तो क्रेडिटर क्रिएट होगा, अगर बेचोगे क्रेडिट पर तो डेटर क्रिएट होगा। समझाया था बाकायदा औकात और हैसियत वाला एग्जाम्पल लेकर के। तो यानी हमारा एक डेटर क्रिएट हो गया कितने का, 5,000 रुपए का। इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हमसे 5,000 रुपए पर सामान उधार लिया है, भविष्य में वो मुझे 5,000 रुपए देगा। तो हमारा डेटर क्या होता है फ्रेंड्स, एसेट होता है। डेटर क्या होता है, एसेट, क्योंकि ये भविष्य में 5,000 रुपए देने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक डेटर क्रिएट होगा। चलो हम मान लेते हैं एक डेटर क्रिएट होगा, तो डेटर हमारा एसेट साइड में आएगा। तो हम यहाँ पर एक डेटर क्रिएट कर देते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेटर क्रिएट करेंगे कितने से, 5,000 से। और बदले में हमने क्या किया, अपना गुड्स बेचा है, तो हमारा गुड्स भी घट जाएगा 5,000 रुपए से। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, हमारा गुड्स भी 5,000 रुपए से घट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने गुड्स बेच दिया भाई 5,000 रुपए का, तो 5,000 का गुड्स गया, तो हमारे गुड्स की नई वैल्यू 2,000 रुपए हो गई। ये भी सही है, गुड्स की नई वैल्यू 2,000 रुपए हो गई और डेटर हमारा 5,000 का क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इसको जोड़ूं, 17,000, 1,000, 2,000 और 5,000, 17 1 18, 18 2 20 और 5 25,000, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर मतलब ये चीज ना लिखी होती ये, तब ये सही है जो मैंने आपको बताया। अगर ये बात ना लिखी हो तो बिजनेस ने क्या किया, मान लो उदाहरण के लिए, इसको हम बाद में जोड़ते हैं, पहले नॉर्मल ट्रांजैक्शन आपको समझा रहा हूं। बिजनेस ने क्या किया, गुड्स बेचा है 5,000 रुपए का उधारी पर। ठीक है, 5,000 रुपए का उधारी पर बेच दिया है, तो 5,000 का एक डेटर खड़ा हो गया हमारे पास में, ये यहाँ पर 5,000, और बदले में 5,000 रुपए के गुड्स हमारे घट गए, तो ये 2,000 के गुड्स बचे, सारा जोड़ा तो 25 के, यहाँ पर भी 25 के, यहाँ पर भी 25 के हमारा बैलेंस था। लेकिन इन्होंने ये, अगर ये ना लिखा होता फ्रेंड्स, तब की है, तब की एंट्री है, लेकिन इन्होंने थोड़ा चालाकी की, थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया। अब नॉर्मल वाला समझ लिया, अब थोड़ा ट्विस्ट समझो। जो गुड्स बेचे गए हैं फ्रेंड्स वो सिर्फ 3,000 रुपए के हैं। बाप रे, इसका मतलब क्या हुआ, जो गुड्स हमने बेचे हैं वो महज 3,000 रुपए के हैं। ओहो, तो ये इसका मतलब हमारा गुड्स केवल 3,000 रुपए का गया, और हमको डेटर जो बना वो 5,000 रुपए भविष्य में ला करके देगा। इसका मतलब ये हुआ कि लफड़ा खड़ा हो गया, क्या, 2,000 रुपए का मामला खड़ा हो गया। देखो कैसे भाई, हमने सामान, कोई जूता है 3,000 रुपए का बेचा, और बदले में हमको भविष्य में 5,000 रुपए मिलेंगे, तो क्या हमने 2,000 रुपए का प्रॉफिट नहीं कमा लिया? सीधी सी बात है भाई, 3,000 रुपए का जूता था, 5,000 रुपए भविष्य में मिलेगा, भले ही भविष्य में मिले लेकिन 5,000 रुपए मिलेगा, तो मैंने 2,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। 2,000 रुपए का जो प्रॉफिट होता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रॉफिट या इनकम होगी वो आपकी कैपिटल में सरप्लस के तौर पर दिखाई जाती है, और जो भी आपका एक्सपेंस या लॉस होगा वो कैपिटल से घटाया जाता है। दोनों काम कैपिटल से ही किए जाते हैं। यानी अगर हमें प्रॉफिट हुआ, हमें इनकम हुई,
तो हम उसे कैपिटल में जोड़ देंगे। जोड़ा कैपिटल में जाता है, लेकिन यहाँ सरप्लस वगैरह दिखा देंगे, बट फंडा वही है कि हमारी कैपिटल 2000 से बढ़ जाएगी। कितना प्रॉफिट हुआ हमें? 2000 का, तो हमारी कैपिटल 2000 से बढ़ जाएगी। अब अगर बैलेंस इक्वेशन करेंगे तो देखो क्या हुआ हमारा, ये 7 में से 3 अगर आप घटा देंगे फ्रेंड तो आपका हो जाएगा 4K। ठीक है, तो हमारा 17K है, हमारा 1K है, हमारा 4K है, तो कितना हो जाएगा? 17 1 18 4 22K है ना। सही है ना ये चीज़? नहीं, यहाँ पर 5000 रुपये का ये भी है, 5 का ये भी है, तो 5 4 9 1 10 27K हो गया हमारा। कितना? 27K। और यहाँ पर हमारा 2000 रुपये कैपिटल के साथ 2000 रुपये और बढ़ गए प्रॉफिट के तौर पर, तो ये भी 2000 बढ़ जाएंगे, तो 27K यहाँ पर भी हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई फ्रेंड्स या नहीं? थोड़ा सा मैंने कहा ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर हम ये लाइन हटा देते तो ये उतना डिफिकल्ट ना बनता। हम सिंपल सा, बिजनेस ने क्या किया, क्रेडिट पर 5000 रुपये का सामान बेच दिया, तो भाई हमारा गुड्स गया कितने का? 5000 रुपये का। मैं 5000 रुपये यहाँ घटा देता, और चूंकि क्रेडिट पर 5000 रुपये दिया है किसी को, तो वो भविष्य में मुझे देता, तो मैं डेटर 5000 रुपये का क्रिएट कर देता। बैलेंस शीट इक्वेशन अपने आप खुद है, 25000 का 25000 एज इट इज मेंटेन रहता, क्योंकि 5 घटा 5 बढ़ा बराबर हो जाता। लेकिन उन्होंने चालाकी करी, इन्होंने कहा कि जो सामान तुम बेच रहे हो भाई वो सिर्फ 3000 रुपये का बेच रहे हो, जो सामान जाएगा वो 5000 का नहीं बेच रहे हो, 3000 का सामान है, बेच 5000 का रहे हो। इसका मतलब भैया बढ़ा 2000 रुपये, 2000 का प्रॉफिट कमा लिया मैंने पटाख से, और जो मैंने प्रॉफिट कमाया वो तुरंत ही चट से उठा करके पूंजी में बढ़ा दूंगा। भाई मेरी पूंजी 2000 से बढ़ गई, तो इसका ये प्रभाव होता है फ्रेंड। मैंने आपको क्लियर कर दिया इस चीज को। ठीक है, देखिए यही चीज है। अब यहां पर जो मैंने कहा था, ये कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में 2000 रुपये इन्होंने दिखा दिया, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो नेटवर्थ का अगर याद हो आपको, नेटवर्थ इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है, ये नेटवर्थ होती है। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, कई सारी किताबों में आपको सीधे सीधे यही 2000 रुपये बढ़ा देते हैं, बात एक ही है फ्रेंड्स। ओके, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस का कॉन्सेप्ट बैंक यूज करता है, तो बेहतर है कि हम ये समझ लें। जो आप कहते हैं नहीं रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये एक तरीके का प्रॉफिट है, जो हमने एक्स्ट्रा कमा लिया सरप्लस, वो 2000 रुपये इसमें ला करके पार्क कर दिया। क्लियर? तो हमारा कैश 17,000 वैसे ही रहा, मशीनरी हमारी 1000 वैसे ही रही, गुड्स हमारे 3000 घट गए, गुड्स हमारे क्या हुए? 3000 घट गए, तो अब 4000 के गुड्स बचे। एक नया एसेट क्रिएट हुआ डेटर 5000 का, सब मिलाकर जुला करके 27000 हमारे क्रिएट हुए। आर की कैपिटल 20000 वही रही, क्रेडिटर 5000 पहले से ही था, और जो हमारा 2000 रुपये का, क्योंकि हमने 3000 रुपये का गुड्स बेचा था, हमने 3000 का गुड्स बेचा था, 5000 की कमाई की थी, जो 2000 हमारा एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, वो हम ले जा करके रिजर्व एंड सरप्लस में एडजस्ट कर देंगे, तो ये हमारा क्रिएट होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगली ट्रांजेक्शन है बिजनेस पेज 500 फॉर रेंट एंड 500 फॉर सैलरी। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम यही मान लेंगे कि ये कैश पर हुआ है, किस पर? नगदी पर हुआ है। तो नगद में 500 रुपये का रेंट गया है, 500 की सैलरी गई है, तो नगद कितना घट गया हमारा? 1000 रुपये, कोई डाउट नहीं। ठीक है ना सर? क्यों कैश क्यों घटा दिया सर? सर और कहाँ से पे करेगा बिजनेस? बताओ ना सर। 500 रुपये की सैलरी और 500 रुपये का रेंट कहाँ से पे करेगा? मशीन से पे कर देगा क्या? गुड्स से पे करेगा? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही है कि 500 रुपये रेंट के बदले में गुड्स दे दिया गया, नहीं लिखा है। दैट्स वाई डेटर तो हमको किसी और से मिलना है पैसा, तो इस पर भी नहीं कर सकते, तो हमारा विकल्प ही साहब कैश वाला बचा। ठीक है, अगर क्रेडिट लिखा होता तो बात अलग की थी, लेकिन नहीं लिखा है, तो हम सीधे सीधे कैश में से ही 1000 रुपये घटाएंगे। सर 1000 क्यों? क्योंकि 500 रुपये ये वाले, 500 रुपये ये वाले। अब इसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा सर, चाहे यहाँ पड़े चाहे वहाँ पड़े। सर पड़ेगा कहाँ पे? तो देखो ध्यान दो, जो भी इनकम होती है वो कहाँ जुड़ती है? आपकी पूंजी में, जिसे रिजर्व एंड सरप्लस आपने कहा। और जो भी लॉस और खर्चे होते हैं वो कहाँ से जाते हैं? वो भी आपके कैपिटल से ही जाते हैं। जब हमने पहला लेक्चर देखा था तो वहाँ पर ये बातें हो रही थी कि मतलब जो है, जो भी इनकम और प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में जुड़ता है, और जो लॉस और एक्सपेंस होता है वो कैपिटल से घटता है। वहाँ पर हमने सिर्फ स्टेटमेंट दिया था, यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने है। तो क्या होगा? 1000 रुपीज जो हमारे चले गए, ठीक है, तो हमारा एसेट 1000 से 1000 से घट गया। बदले में ये 1000 हमारे जो ये, चाहे फ्रेंड्स अपनी पूंजी में से 1000 घटा लीजिए और चाहे रिजर्व में से घटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। ओवरऑल 22,000 है, इसमें से 1000 घटा दीजिए, अब 21,000 बचेगा। कुल मिला कहने का मतलब ये है। सर हमने कैपिटल से क्यों घटाया? हमने रिजर्व एंड सरप्लस से क्यों घटाया? इसमें से क्यों घटा रहे हैं? सर आप सोचो ये बात कि बिजनेस ने 500 रुपये और 500 रुपये 1000 रुपये खर्चा किया है, तो कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा? एक तो खर्चे का प्रभाव ये पड़ा कि नगदी उठा के उसने दे दी, नगद दे दिया,
तो 1,000 रुपये घट गए, तो अब ये 26,000 रुपये हो गया। कितना? 26,000। और अगर ये 26,000 रुपये हुआ फ्रेंड, तो ये भी 26,000 होगा। 100% बात है ये, मतलब प्रैक्टिकली आप दिमाग में लड़ा के रखो कि भैया अगर ये 26,000 हुआ तो ये भी 26,000 होगा ही होगा। तो सर ये 26,000 कैसे होगा? यहीं कहीं से तो कुछ घटाना पड़ेगा ना। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, बाकी तो ये पढ़ते पढ़ते आपको दिमाग में आ ही जाएगा कि कहाँ क्या होना है, बट मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने आपको इसके पीछे तर्क दिया कि सर जो भी खर्चे होते हैं वो कहाँ जुड़ते हैं, घटते हैं कहाँ से? आपके कैपिटल से या आपके रिजर्व एंड सरप्लस से। जैसे जो हमारा प्रॉफिट था, आप ध्यान दीजिए पिछले क्वेश्चन में 3,000 का सामान जब हमने बेचा 5,000 रुपये का, तो हमारा जो 2,000 का प्रॉफिट आया वो हमने कहाँ किया? हमने कैपिटल के साथ रिजर्व एंड सरप्लस में लगा दिया। तो प्रॉफिट कहाँ ले गए? कैपिटल के पास ले गए, कैपिटल में जोड़ा। ठीक उसी तरीके से जो हमारा खर्चा है, जो हमारा लॉस है, वो कहाँ ले जाएंगे? वो भी फ्रेंड्स हम यहीं पर ही ले जाकर के रिजर्व एंड सरप्लस में से ही निकालेंगे, ठीक है। अब अगर नीचे और दिया होता, एक क्वेश्चन और दिया होता नीचे कि हमको 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो फिर ला करके 5,000 इसमें जोड़ेंगे, तो प्रॉफिट और इनकम यहां जुड़ेगी और लॉस और एक्सपेंस यहीं से घटेगा। अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ जैसे 10,000 का सामान हमें 4,000 का बेचना पड़ा, तो 6,000 का लॉस हो गया, वो 6,000 कहां से डूबेगा? तुम्हारी पूंजी से जाकर के डूबेगा। कॉन्सेप्ट यही है। तो यहां पूंजी में से घटाना पड़ेगा, बस। ये भी 26,000, ये भी 26,000। यहीं पर ही फ्रेंड्स ये पूरी हमारी प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। ये पूरा बैलेंस शीट इक्वेशन मैंने आपको बना करके दिखा दिया। एग्जाम्पल में हमने देखा, मेरे ख्याल से आपको इसे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी एकदम फटाफट देखेंगे। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब 20,000 रुपये से स्टार्ट किया है, तो 20,000 रुपये की कैपिटल हो गई, लाइबिलिटी 0 हो गई। एसेट के तौर पर हमारा कैश जो है 20,000 रुपये का कैश हो जाएगा। एसेट यहाँ पर क्या बनेगा? कैश हमारा 20,000 रुपये का एसेट बनेगा। वही देखिए, कैश एसेट बन गया, कैपिटल में लाइबिलिटी हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा कहा कि 1,000 रुपये की मशीनरी खरीदी, नगद में खरीदी होगी क्योंकि उधारी पर लिखा नहीं, क्रेडिट पर लिखा नहीं। तो 1,000 रुपये की मशीनरी खरीदी, तो 1,000 रुपये कैश घट गया, तो कैश बचा 19,000 और एक नया एसेट क्रिएट हो गया हमारा, मशीनरी 1,000 रुपये का। तो वही कैश घट के 19,000 बचा, मशीनरी 1,000 रुपये क्रिएट हो गई, तो अगेन 20,000 के बराबर है। गुड्स परचेज फॉर 2,000 फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदे 2,000 रुपये, वो भी नगदी में, तो 2,000 नगद चले गए, तो 19,000 से घट के 17,000 यानी 17,000 रुपये हो जाएगा। और एक नया एसेट गुड्स का 2,000 रुपये का क्रिएट हो जाएगा, वो भी हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पर। तो हमारे पास कैश 17,000, मशीनरी 1,000, गुड्स 2,000 का बन गया, ठीक है। हमारा यहाँ कैश 2,000 घटा, गुड्स 2,000 बढ़े। फिर 5,000 रुपये का गुड्स क्रेडिट पर खरीदा, 5,000 रुपये का गुड्स क्रेडिट पर खरीदा। तो अब क्रेडिट पर खरीदा है तो हमारा क्रेडिटर बनेगा, हमारी लाइबिलिटी बनेगी, 5,000 रुपये देने पड़ेंगे अब इसमें। तो एक क्रेडिटर बना, यहाँ 5,000 रुपये लिखे हमने, और 5,000 रुपये के गुड्स बढ़ा दिया, तो 2,000 और 5,000 7,000 रुपये का हमारा गुड्स हो गया। गुड्स 7,000 का हो गया, और एक लाइबिलिटी हमारे सर पे क्रेडिटर नाम की 5,000 रुपये की और चिपक गई। फिर अगला आया जिसमें इन्होंने लिखा कि हमने गुड्स सेल किया है 5,000 रुपये का, लेकिन क्रेडिट पर कर दिया। तो अगर हम खुद क्रेडिट पर देते हैं, उधार देते हैं, तो उसे डेटर कहते हैं। तो हमारा एक एसेट डेटर का बना 5,000 रुपये का। लेकिन एक और होशियारी इन्होंने की, इन्होंने कहा कि जो गुड्स तुमने बेचा है बेटा, वो सिर्फ 3,000 रुपये का है, वो सिर्फ 3,000 रुपये का है। यानी 3,000 का सामान 5,000 में बेच रहे हो, 2,000 का फायदा तुमने कमाया। तो गुड्स तो 3,000 घटा दिया मैंने, ठीक है। 3,000 गुड्स का सामान दाम था, वो घटा दिया, यहाँ घटा दिया। एक डेटर हमने 5,000 रुपये का क्रिएट कर लिया, और जो 2,000 रुपये का हमारा सरप्लस हुआ, जो हमारा प्रॉफिट हुआ, उसको आर कैपिटल के नीचे सरप्लस में दिखा दिया। चाहो तो कैपिटल में भी दिखा सकते हो, तो हमने इसे सरप्लस और रिजर्व में 2,000 रुपये दिखा दिए। तो ये भी हमारी इक्वेशन सेट हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि बिजनेस ने रेंट और सैलरी पे की है, कितने की? 500 की। तो 1,000 रुपये जो है खर्चा हो गया, 1,000 कैश में खर्चा हुआ, तो 1,000 रुपये घट गया, तो हमारा कैश 16,000 रुपये बचेगा। और ये जो 1,000 रुपये का खर्चा है वो कहाँ से निकलेगा? हमारी पूंजी में से ही जाएगा। हमारे खर्चे पूंजी में से जाते हैं, हमारी प्रॉफिट पूंजी में आती है। नियम ये होता है, जब तुम्हें लगे कहीं नहीं एडजस्ट होने का इंतजाम, तो देखना कोशिश करके लगभग पूंजी के पास ही बातचीत आएगी। लेकिन जनरली नहीं कह रहा हूँ, ये सब जब बहुत सारी इक्वेशन कर लोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए 26,000 हो गया। तो ठीक है, तो इसमें हमने देखा भाई कि जो है चाहे कितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आप कर लीजिए, ये बोल रहा है कितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आप कर लीजिए, हमेशा जो टोटल एसेट होगा वो हमेशा टोटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के होगा ही होगा। टोटल एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के होगा ही होगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ दिखाई गई है उसे टी फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड में हमारी लाइबिलिटी होती है, राइट साइड में हमारा एसेट होता है। लाइबिलिटी फर्म की जो होती है वो दिखाती है कि कहाँ कहाँ से फंड आए हुए हैं, फंड हमने कहाँ कहाँ से अरेंज किया हुआ है। जैसे हमने कैपिटल ली है, जैसे हमने क्रेडिटर लिया हुआ है, ठीक है, जैसे हमने और भी उधारी वगैरह जहाँ से ली हो, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया,
शॉर्ट टर्म लोन वगैरह ले लिया, जहां से भी कैश हमने अरेंज किया, फंड जहां से भी आए हुए हैं उसे ही लाइबिलिटी कहते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो बैलेंस शीट में देखा कि 5,000 रुपए जो है हमने लिए हुए हैं आउटसाइडर से और 21,000 जो है कंट्रीब्यूट किए गए हैं ओनर ऑफ द बिजनेस। देखिए ध्यान दीजिए, ये बोल रहे हैं कि 5,000 बाहरी लोगों से लिया गया है लाइबिलिटी के तौर पर और 21,000 जो है बिजनेस के ओनर ने दिया है। आप अगर ध्यान दीजिए तो ओनर ने दिया कितना था, जब शुरुआत हुई थी बिजनेस की तो पूंजी के तौर पर उसने 20,000 रुपए लगाए थे, लेकिन फाइनली हम क्या करें, नहीं 21,000 रुपए ओनर ने लगाए हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो आपकी कैपिटल है वो घटती बढ़ती रहती है। अगर खर्चा होगा तो कैपिटल घटेगी, अगर इनकम होगी तो कैपिटल बढ़ती है, ठीक है। तो ये हो गया 21,000 रुपए कंट्रीब्यूट किए गए हैं बिजनेस में। अदर साइड ऑफ द बैलेंस शीट विच इज नोन एज एसेट साइड। तो जो अदर साइड होती है फंड जो है बैलेंस शीट की, जिसे हम एसेट साइड कहते हैं, वो दिखाती है कि कैसे फंड जो है इन्वेस्ट किए गए हैं बिजनेस में, कहाँ कहाँ फंड लगाए गए, कैश में, बैंक अकाउंट में डाला गया है, प्लांट लिया गया, मशीनरी लगाई गई है, ठीक है, या कोई पेमेंट की गई है, वो सारी चीज़ों को ये दिखाता है एसेट साइड में। वन कंक्लूजन, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहें, एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ डबल इफेक्ट। हर ट्रांजेक्शन का दो प्रभाव होता है जो कि हमेशा सही रहेगा। रिड्यूसिंग आर इंक्रीजिंग एन एसेट विल हैव करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन लाइबिलिटी आर कैपिटल। अगर हम एसेट को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, देखो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। अगर एसेट बढ़ाओगे तो उसका प्रभाव लाइबिलिटी प्लस कैपिटल पे कहीं ना कहीं पड़ेगा, अगर एसेट को घटाओगे तो उसका प्रभाव लाइबिलिटी प्लस कैपिटल पर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर 20,000 इक्वल टू 20,000 करना है तो ठीक है, अगर तुमने 20,000 में 2K और जोड़ दिया तो एसेट तुम्हारा 22K अगर हुआ तो लाइबिलिटी भी तुम्हारी 22K का रूप लेगी ही लेगी। यही बात इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। तो बस बुक के हिसाब से एज पर मैकमिलन बुक द चैप्टर इज डन, ठीक है, चैप्टर पूरा खत्म होता है। होप है आपको समझ में आएगा। हम लेकिन अभी इस पर मानेंगे नहीं, कम से कम एक दो जो है, जैसा ये हमने देखा नहीं था ये मिस्टर आर वाला ट्रांजेक्शन, ऐसे कम से कम 2 या एक एक्सरसाइज और करते हैं जिसमें हम 10-15 ट्रांजेक्शन लेंगे और उसका प्रभाव बैलेंस शीट इक्वेशन पर करके आपको दिखाएंगे, ताकि एकदम जो कमी रह गई है एलिस इन द वंडरलैंड से आपको बाहर निकालेंगे, सब चीज़ें आप समझ पाओगे और उसका फैसला ले पाओगे कि कहाँ पर क्या करना है, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच।